नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। कड़वी लेकिन सत्य बात तो यही है, जो रोगी नहीं है वही सबसे बड़ा योगी है। आपके जीवन में आनंद चाहिए तो आपके शरीर को निरोगी रखना बहुत आवश्यक है और जरूरी है। शरीर में बीमारी है तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। आपको किसी भी हाल पे आपके शरीर को निरोगी रखना है, चाहे कुछ भी करो, आप योगा करो, जिम करो, एक्सरसाइज करो, आयुर्वेद का सहारा लो, आहार का सहारा लो, लेकिन शरीर ठीक रखो। ये सबसे पहली जरूरियात वाली बात है। तो आपका शरीर आरोग्यमय रहे, आपके जीवन में आनंद रहे, इसके लिए आपको हर रोज 5 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तो ये 5 प्रतिज्ञा हर रोज मैं आपको बताता हूँ। पहली, रोज मैं योग करूंगा या तो कसरत करूंगा। जिस दिन योगा एक्सरसाइज नहीं करूं उस दिन सुबह का नाश्ता छोड़ दूंगा, सुबह का खाना छोड़ दूंगा। दूसरा, मैं योगाहारी बनूंगा, यानी कि चबा चबा के ही खाऊंगा, बिना भूख का भोजन नहीं करूंगा, बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा। ये भी आप प्रतिज्ञा ले लीजिए, तो जीवन में शरीर में तकलीफ ही नहीं आएगी। तीसरा, मैं रोज कच्ची हरी पत्तियां जूस के रूप में या चटनी के रूप में भोजन में शामिल करूंगा। आप जब भी खा रहे हो साथ में हरी पत्ती खाते रहिए, चटनी या जूस के रूप में। चौथा, मैं मेरा वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा। हाँ, ये हर रोज प्रतिज्ञा लीजिए, आपका वजन बढ़ेगा ही नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके वजन को बढ़ाने ही नहीं देगा। और पांचवा, लास्ट, मैं बीमार रह के और व्यसन करके मेरी फैमिली और मेरे देश पे बोझ नहीं बनूंगा। ये बहुत जरूरी है। आप जब व्यसन करते हो तो आपके फैमिली पे बोझ आ जाता है, पैसा खर्च हो जाता है, जी, फैमिली में झगड़े चलते रहते हैं, बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती है और बाद में वो टोटल लोड देश पे जाता है। हाँ, सरकार पे आता है, हमारी देश के ऊपर उसकी इफेक्ट आती है। तो ये 5 बातें आपको हर रोज प्रतिज्ञा के रूप में लेना चाहिए। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल हूँ। मैं यहाँ आहार की इंजीनियरिंग पे बातें करता हूँ, कुदरत के नियमों को समझाने का प्रयत्न करता हूँ, जिसको मैं योगाहार कहता हूँ। तो योगाहार में हरी पत्तियों का महत्व ज्यादा है। हरी पत्ती हमारे शरीर के लिए अल्कलाइन खुराक है, यानी कि हमारी बॉडी की पीएच वैल्यू अल्कलाइन रखता है। हरी पत्ती का हरा रंग हमारे शरीर में नेचुरल हीमोग्लोबिन बनाता है, जो शरीर के पंच तत्वों को ठीक रखने का काम करता है। और हरी पत्तियों में शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए सबसे ज्यादा पोषक तत्व भी देता है। इसीलिए मैं हरी पत्ती खाने पे ज्यादा जोर देता हूँ और उससे ज्यादातर बीमारियां ठीक हो जाती है, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए मैं अपने आप को ग्रीन डॉक्टर कहता हूँ। आरोग्य का पंचामृत क्या कहता है? 5 बातें आपको याद रखनी है। ये भी बीमारी क्यों आती है? तो जब हम बिना चबाया पकाया यानी कि एसिडिक खुराक जरूरत से ज्यादा तीनों टाइम खाते हैं तो शरीर में कचरा इकट्ठा हो जाता है, पोषक तत्व का अभाव हो जाता है और ये दो ही कारण से बीमारी आती है। शरीर में इकट्ठा होता कचरा और पोषक तत्व का अभाव, दो ही बातें बीमारी के पीछे जिम्मेदार हैं। बीमारी नहीं आती है, जो लोग चबा चबा के खाते हैं ज्यादातर बीमारी नहीं पड़ते। सीजनल, नेचुरल और कच्चा खुराक, अल्कलाइन खुराक ज्यादा खाने से पोषक तत्व मिल जाते हैं। चबा के खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होता नहीं है, बीमारी नहीं आती है। बीमारी जाएगी कैसे? तो कचरा निकाल दीजिए, योग्य पोषक तत्व वाला खुराक दे दीजिए, शरीर की बीमारी चली जाएगी। बीमारी से बचने के लिए शरीर में कचरा इकट्ठा ही नहीं होने दो, हर रोज योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम करते रहिए, शरीर साफ रहेगा। नहीं कर सकते हो तो एक टाइम खाना छोड़ दीजिए, 2 ही टाइम खाइए और 2 टाइम खाने में भी आधा से ज्यादा कच्चा खाइए, आधा से कम पकाया खाओ, तो शरीर में कचरा इकट्ठा ही नहीं होगा, पोषक तत्व मिलते रहेंगे। एनीमा लेके आंतों की सफाई करते रहिए, तो खाने में और हरी पत्ती शामिल रखिए, तो शरीर में बीमारी से बच जाओगे।
और लास्ट में बीमारी आ चुकी है तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। आप बीमार नहीं हो तो डेयरी प्रोडक्ट खाइए। तो ये 5 बातें हर व्यक्ति को याद रखनी चाहिए। कल हमने प्रश्न में देखा था चर्म रोग का इलाज बताइए। अब भाई ने जो ने पूछा था उसको कौन सा चर्म रोग है वो भी बताया नहीं था, लेकिन हमने कल चर्म रोग के अलग अलग टाइप भी देखे, उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं वो देखे। लेकिन सारी प्रकार के चर्म रोगों का समाधान एनडीएस से हो जाता है। नेचुरल डाइट कर लीजिए, योगाहार को फॉलो कीजिए, तो आपकी चर्म रोगों की समस्या अपने आप ठीक हो जाती है। किसी को भी चर्म रोग है, आपको है, तो आप ये वीडियो दोबारा देख लीजिए और आपके रिलेटिव में जो जो लोगों को ऐसी बीमारी है उनको भी भेज दीजिए, वो भी अपने चर्म रोगों को ठीक कर पाएंगे। आज का सवाल है, एक भाई लिख रहे हैं मुंबई के आसपास से, वो लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून डॉक्टर, खबरों में आपने पढ़ा होगा कि वेदिका शिंदे के छोटे बच्चे की मृत्यु 1 अगस्त को हुई थी। उनको ऐसी अपेक्षा है कि उम्मीद थी कि वो खबर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। ये वेदिका शिंदे का बच्चे की मृत्यु का खबर मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि हम गुजरात में रहते हैं, गुजराती अखबार पढ़ते हैं, तो शायद आपके मुंबई के अखबारों में आया होगा, यहाँ गुजरात में नहीं आया था, और आया होगा तो हम जो अखबार पढ़ते हैं सारे अखबार तो हम नहीं पढ़ पाते हैं, एक ही अखबार आता है, और गुजरात में तो कई प्रकार के अखबार है, तो शायद हमारे अखबार में नहीं आया होगा, और आया होगा तो छोटे अक्षर में होगा, तो शायद टाइम नहीं मिला होगा। लेकिन वो पूछ रहे हैं आगे कि ऐसे में टाइप 1 जो लाखों में एक को बीमारी होती है, ऐसी बीमारी के कारण ये वेदिका शिंदे का मृत्यु हुआ बच्चे का, और उसको 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन दिया गया था। तो हमारे गुजरात में भी एक बच्चा ऐसा था जिसको ये बीमारी था, उनके माँ बाप गरीब थे, मध्यम वर्गीय थे, 16 करोड़ कहां से इकट्ठा हो जाए, तो राजपूत समाज के लोगों ने इकट्ठा होके, उनके समाज के पूरे लोगों ने, पूरे गुजरात के लोगों ने इकट्ठा होके रोडों पे खड़े रह के युवानों ने 16 करोड़ इकट्ठा करके दे दिए थे, और इन बच्चे को इंजेक्शन दिलवाया है। लेकिन अब उसकी हालत क्या है पता नहीं है। सरकार ने वो इंजेक्शन के पीछे जो लगने वाली टैक्स होती है, कस्टम ड्यूटी होती है, वो भी माफ कर दी थी। तो ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि बोल रहे हैं कि वेदिका शिंदे, जिसको ये SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी हुई थी, उसके बीमारी से बचने के लिए बच्चे को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन दिया गया था, लेकिन वो बच्चा 1 अगस्त को उसका डेथ हो गया, मृत्यु हो गया, बचा नहीं पाया 16 करोड़ का इंजेक्शन। तो वो आगे पूछ रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि यह क्या है, ये बीमारी क्या है, और क्या यह एनडीएस से ठीक हो सकती है? यहाँ एक और छोटी बच्ची जिसका नाम तेरा कामत है, उनके इलाके में होगी ऐसी बच्ची, ये बच्ची भी इस बीमारी से पीड़ित है। तो ये एनडीएस से उम्मीद रखते हैं, और एनडीएस से वो बीमारी ठीक होने की उम्मीद रख के उन्होंने ये सवाल किया है। तो पहले तो ये देखना है कि ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, उसके पीछे के कारण हम जो मानते हैं, वो एलोपैथी साइंस क्या मानता है हम नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से, कुदरत के हिसाब से क्या कारण हो सकते हैं, ये बीमारी में क्या होता है, उसके बीमारी की कितने प्रकार होते हैं, तो ये सारे जरा थोड़ा नजर डालते हैं, और इसमें हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ये SMA उसका शॉर्ट नाम है एलोपैथी वालों ने दिया है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, यानी कि करोड़ रज्जु जो होती है उसमें से जो चेताएं निकलती है, फिर करोड़ रज्जु के ऊपर जो हमारे मसल होते हैं, मांस, तो ये मांसपेशियों से लेके
चेताए के ऊपर इसमें एक कमजोरी आ जाती है। तो बच्चे का ग्रोथ अटक जाता है, उसका कंट्रोल नहीं रहता है जब जब जैसे बड़ा होता जाता है, लेकिन मसल पे उनका कंट्रोल नहीं रहता है, चेताए पे उसका कंट्रोल नहीं रहता है। तो उनके पूरी जीवन में वो अपने खुद के काम नहीं कर सकते हैं बच्चे। तो इसमें क्या होता है कि मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है, उसका टोन में कमी आ जाती है, तो वो कंट्रोल नहीं रहता है। उसकी जो हिलचाल होती है, वो गतिशीलता जो होनी चाहिए बच्चे के अंग की, मान लो उंगली हिलानी है, हाथ को हिलाना है, मुंह से बोलना है, तो ये हिलचाल कंट्रोल में नहीं रहता है। सांस लेने में भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हमारे श्वास को लेने के फेफड़ों को फूलना पड़ता है, यानी कि जो मसल जो होते हैं उसको रिलीज होना पड़ता है, फिर श्वास को बाहर निकालने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्शन होना पड़ता है। तो मसल की जो एक्टिविटी होती है वो उनके कंट्रोल में नहीं रहती है, तो फिर उसको श्वास लेने में भी तकलीफ होने लगती है। खाने में भी कुछ निगलना है उसको, तो वो भी खुद नहीं कर सकता है बच्चा। वो जीभ के मसल भी कंट्रोल के बाहर काम करते हैं, तो सही तरह बोल भी नहीं सकते हैं। और रीढ़ की हड्डी जो होती है, करोड़रज्जु जो होती है, वो उसका शेप भी और ऐसे बेंडिंग वाला हो जाता है, शेप भी सही नहीं रह पाता है मसल की कमजोरी के कारण। तो जो करोड़रज्जु है वो बेंड हो जाती है, ऐसे झुका हुआ बच्चा रहता है। तो ये बच्चे की हालत बहुत खराब हो जाती है। कई बच्चों को व्हील चेयर में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो SMA की नाम की बीमारी है, जिसकी बीमारी में से बाहर निकालने के लिए अमेरिका या कोई दूसरे देश से उसकी इंजेक्शन आते हैं, हमारे देश में वो नहीं बनते हैं, लेकिन उसकी जो कीमत है वो अधधधध 16 करोड़ रुपया हो जाती है। लेकिन वो इंजेक्शन देने के बाद भी वो बच्चा ये बीमारी से बाहर आएगा या नहीं आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई गारंटी होती नहीं है। तो ये कितने प्रकार की बीमारी होती है, तो ये उनकी उम्र के हिसाब से बीमारी के प्रकार दिए गए हैं। करीब 5 प्रकार की बीमारी इसमें होती है। इसमें पहला होता है कि वो जन्म से पहले ही वो बीमारी उसको लग जाती है, यानी कि गर्भधान में ही ये बीमारी शुरू हो जाती है। और ऐसे बच्चों के जन्म के बाद वो थोड़े महीनों के मेहमान ही रह पाते हैं, वो लंबा जी नहीं पाते हैं, उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो जन्म से पहले ही उसकी बीमारी हो जाती है। ऐसे बच्चे तो जन्म के बाद थोड़े महीने महीने ही जी पाते हैं। एक बीमारी का टाइप ये बताया गया है। दूसरा होता है कि जन्म के बाद 6 महीने के अंदर उसकी बीमारी ये लग जाती है। तो 6 महीने के अंदर अंदर ये बीमारी उनको लग जाती है, फिर उसका आयुष्य, उसका विकास अटक जाता है, तो वो बच्चा थोड़े साल जिंदा रह पाता है, थोड़े ही साल, ज्यादा वो आयुष्य नहीं भुगत सकता। तीसरा टाइप है जन्म के 6 महीने से लेके 2 साल के अंदर उसको बीमारी लग जाती है, तो उसका पूरा जीवन उसको व्हील चेयर में ही बिताना पड़ता है। चौथा है 2 साल से लेके 3 साल के बीच में उसको ये बीमारी लगती है। तो ये बच्चे जिसको ये 2 से 3 के बीच में वो बीमारी आ जाती है, उन बच्चों में किसी किसी को व्हील चेयर पे ही जिंदगी बितानी पड़ती है। और 18 साल से पहले कई लोगों को ये 2-3 साल तक बीमारी नहीं आती है, लेकिन 3 से लेके 18 साल के बीच में उसके लक्षण चालू हो जाते हैं। लेकिन 35 साल के बाद तो वो पूरी जिंदगी डिसेबल्ड जीवन ही, अपंगता में ही जीवन उसको पूरा करना पड़ता है। और कई लोगों को तो पूरी जिंदगी फिर व्हील चेयर में ही निकालनी पड़ती है। तो ये उम्र के हिसाब से जो बीमारी आती है उसके हिसाब से उसके टाइप बताए गए हैं, उसके जोखम डॉक्टर्स बताते हैं। उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है स्टीफन हॉकिंस, जो साइंटिस्ट था, फिजिक्स का साइंटिस्ट था। उन्होंने पूरी जिंदगी व्हील चेयर पे ही निकाली, और उन्होंने रिसर्च भी इतना किया
कि वो पूरी दुनिया के साइंटिस्टों में, साइंस के फील्ड में वो अपना नाम करके जी के गए। वो थोड़े साल पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो जिए तब तक व्हील चेयर पे ही थे। उनके पास इतने आधुनिक टेक्नोलॉजी थी, वो बोल नहीं पाते थे, लेकिन वो बोलने के लिए मशीन का प्रयोग करते थे। कंप्यूटर पे ही पूरी जिंदगी उन्होंने निकाली। साइंस और टेक्नोलॉजी का उन्होंने पूरी जिंदगी में पूरा बहुत अद्भुत उसका हेल्प लिया, और उन्होंने रिसर्च भी इतने किए। भले वो चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, फिर भी उन्होंने ये काम करके दिखाया और लोगों को एक नई राय दिखाई कि शरीर चाहे कितना कमजोर हो, मन मजबूत हो, तो उनके लिए पूरी जिंदगी अच्छी और लोगों के लिए काम में आ सके ऐसी निकाल सकते हैं। कई लोग अपने शरीर को देख के ही, अपनी शरीर की कमजोरी देख के ही पूरी जिंदगी निराशा में निकाल देते हैं, और स्टीफन हॉकिंस जैसे साइंटिस्ट आनंद पूर्वक जिंदगी जी लेते हैं और लोगों के लिए जिंदगी खर्च करके चले जाते हैं। तो ऐसे लोग भी है जो मन के मजबूत है, उनके लिए बीमारी कोई मायने नहीं रखती है। ऐसे लोग भी जीवन में है, लेकिन ये एग्जाम्पल है SMA की बीमारी का। तो ये क्यों होता है, ऐसे होने के कारण क्या हो सकते हैं? तो मैं जो मानता हूं उसमें ऐसा हो सकता है कि जब पति पत्नी गर्भाधान करते हैं तो उनका पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का अंडकोश जो शरीर में पैदा होते हैं, उस टाइम केमिकल की गड़बड़ियां, वो पैदा होने की जो प्रोसेसिंग का जो सिस्टम है उसमें कोई गड़बड़ी के कारण उनके जीन्स में ऐसा हो जाता है। फिर बच्चा पैदा होने के साथ पहले ही ये बीमारी लेके आ सकता है। मान लो शुक्राणु और अंडकोश सही बने थे और गर्भाधान हो चुका था, लेकिन गर्भ के दरमियान मां के शरीर को सही पोषण नहीं मिलता है, तभी भी ऐसी बीमारी हो सकती है। तीसरा, पेस्टिसाइड्स की इफेक्ट भी ये बीमारी के पीछे हो सकती है, क्योंकि वो जीन्स को बदल देते हैं। जैसे कि कैंसर की बीमारी में क्या होता है, हमारे सेल को कैंसरस कब होता है, तो जो पेस्टिसाइड होता है, जंतुनाशक होता है, वो हमारे सेल के जो मुख्य केंद्र होता है, इसके अंदर जो जीन्स बनते हैं, एक में से दूसरा सेल बनाने के एक प्रोग्राम होता है, तो प्रोग्राम में वो गड़बड़ी कर लेता है पेस्टिसाइड। तो प्रोग्राम डिफॉल्ट नहीं रहता है, वो बिगड़ जाता है, प्रोग्राम खराब हो जाता है, वायरस जैसा हो जाता है। तो फिर क्या करता है, वो कैंसरस सेल जब एक में से दूसरे बनते हैं, तो दूसरे बनने की जो जो कंडीशन रहनी चाहिए कि भाई उसको इतना ही ग्रोथ करना है, तो एक कंट्रोल ग्रोथ का, उसके नंबर ऑफ नए सेल बनने का कंट्रोल नहीं रहता है। फिर वो कैंसर वाली गांठ बहुत तेजी से बड़ी होती जाती है, फिर वो कंट्रोल के बाहर ही बड़ी होती जाती है। फिर शरीर में एक की जगह दूसरी जगह भी ये सेल पहुंच जाते हैं, तो वहां भी ऐसे होने लगते हैं। फिर वो कैंसर में पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। तो ये पेस्टिसाइड्स भी उसके पीछे जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन ऐसा आधुनिक हो चुका है कि हमारी हवा, हमारा खाना, हमारा पानी सब जहरीला हो चुका है। खेतों में इतनी जंतुनाशक दवाई डाली जाती है कि पंजाब के राज्य में तो भारत देश की एवरेज जंतुनाशक से 3 गुना से ज्यादा दवाइयां छांटी जाती है। तो सबसे ज्यादा कैंसर की बीमारियां पंजाब में ही है, इतना जहर हम डाल देते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है। और लास्ट में, गर्भाधान के दौरान मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं हो, मन सही नहीं है, मन की शांति नहीं है, शरीर में कमजोरी है, शरीर में बीमारियां है, तो भी ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी के कारण ही ये बीमारी आती है, ऐसे बिना गड़बड़ी के कारण ऐसी बीमारी नहीं आती है। ये बीमारियां मनुष्य के अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन आपको कोई दूसरे प्राणियों के अंदर ऐसी बीमारी देखने को नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी, कहीं नहीं मिलती है। वो मनुष्य के साथ रहने वाले प्राणी, जो मनुष्य ने पर्यावरण को बिगाड़ दिया है,
और बिगाड़ा हुआ पर्यावरण में जो प्राणी रहते हैं उनमें शायद ऐसी हो सकती है, क्योंकि हमने बहुत केमिकल फैक्ट्रियां डाल के रखी है। ये केमिकल फैक्ट्रियां इतना प्रदूषण करती है, हवा का प्रदूषण बिगाड़ती है, पानी का प्रदूषण। वो लोग क्या करते हैं, सरकार के कायदे से बचने के लिए, खर्चा कम करना पड़े प्रदूषण को रोकने के लिए, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, जो केमिकल युक्त पानी होता है वो कचरा जमीन में ट्यूबवेल बना देते हैं, फिर अंदर डाल देते हैं। जमीन के जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी पॉल्यूटेड कर लेते हैं। फिर वो पानी आसपास के इलाके वाले गांव में जब बाहर निकालते हैं कुओं में से या ट्यूबवेल से, तो वो भी कलर वाला पानी निकलता है। वो पानी जहरीला पी के फिर खेतों में जहर पैदा हो रहा है। मनुष्य पानी पीता है तो उसके शरीर में भी जहर जाता है, तो उनको भी भयंकर कैंसर जैसी बीमारियां लग जाती है। तो जो फैक्ट्री वाले थोड़े पैसे अपने बचाने के लिए आसपास के इलाके का सारा पर्यावरण बिगाड़ के रख देते हैं। ऐसा क्यों करते हो? थोड़ी नीतिमत्ता तो रखो। आप पैसा नहीं बचा सकते हो तो थोड़ा पैसा ज्यादा ले लो, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन कम से कम आपको दूसरे लोगों की जिंदगी, कुदरत के जीवन को डिस्टर्ब करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। मैं तो डॉक्टर्स को भी बोलता हूँ कि भाई आप एंटीबायोटिक दवा आड़े धड़ खिला के दूसरे की जिंदगी बिगाड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप लोगों को बोलो बीमारी नहीं पड़ो, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी रखो कि बीमारी आएगी नहीं। इमरजेंसी के लिए डॉक्टर्स की जरूरत पड़नी चाहिए, इमरजेंसी के लिए वह होनी नहीं चाहिए। पैसे के लिए जीवन नहीं है। आपका जीवन सही होना चाहिए, लोगों के लिए होना चाहिए, कुदरत को भी नुकसान नहीं करे ऐसा होना चाहिए। लोगों की जिंदगी में दुख आए ऐसा कर्म करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो ये बीमारी के पीछे कारण हो सकते हैं। तो मान लो बीमारी आ चुकी है तो क्या कर सकते हैं? अब जो बच्चे को गर्भ के अंदर ही ये बीमारी लग चुकी है उसके लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो थोड़े महीनों का ही मेहमान रह पाने वाला है। लेकिन जो बच्चों को जन्म के बाद थोड़े महीने या थोड़े सालों के बाद ये बीमारी लगती है, तो उसको थोड़ा हम प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन गारंटी तो नहीं दे सकते। कुदरत के नियमों को फॉलो कीजिए, शायद उसमें बेनिफिट मिल जाए, शायद मिल जाए, और मिल जाए तो बच्चे की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो एनडीएस फॉलो करने से फायदा जरूर रहेगा, नुकसान की समस्या ये तो कम ही है, नुकसान की समस्या कम है। अब 16 करोड़ का इंजेक्शन देने के बाद भी बच्चा मर गया तो उसका कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि ये बच्चों को आप एनडीएस कराइए, उसको नेचुरल डाइट पे रखिए। हाँ, वो उसको और कई बच्चे ऐसे हमने देखे हैं। सूरत की एक बहन का बच्चा था, लड़की थी, वो शुरू से ही पत्तियों के अलावा कुछ खाती ही नहीं है। करीब 5-6 साल की बच्ची वो हो चुकी है, लेकिन वो पूरा दिन बस पत्ती के अलावा कुछ खाती ही नहीं। वो दूसरा पकाया खुराक ही नहीं खाती, वो सामने से मांग के पत्तियों ही खाती है। घर के सारे मेंबर पकाया पकाया खाते हैं, लेकिन वो बच्ची कभी भी पकाया नहीं खाती है, वो सिर्फ पत्ती ही खाती है। और नवाई की बात तो ये है कि इन बच्ची को किसी भी प्रकार की आज तक बीमारी नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की बीमारी उसको नहीं हुई है। तो ये जो है वो नेचुरल डाइट तो बहुत ही काम का है। और ऐसी बीमारी वाले बच्चे को तो डेयरी प्रोडक्ट और पकाया खुराक टोटली बंद कर लेना चाहिए, उसको देने की जरूरत ही नहीं है। उसको टोटली रॉ फूड पे रखिए, तो शायद उसके शरीर में जो बदलाव आ रहा है उसको वापस रिवर्स करने का मौका मिल सकता है। क्योंकि हमने ऐसे कोई रिसर्च तो किए नहीं है, हम साइंटिस्ट नहीं है, हमारे पास ऐसे फंड भी नहीं होता है कि इतनी बड़ी संस्था बनाए और उसके ऊपर रिसर्च करे, लेकिन फायदा जरूर मिल सकता है। ठीक है। दूसरा, उम्र के हिसाब से ट्रीटमेंट करना जरूरी है। मान लो बच्चा ने जन्म लिया है, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उनको 10 महीना, 12 महीना या 1.5 साल तक माँ का दूध मिलता है, तो उसको माँ का दूध तो पिलाना ही है।
गाय भैंस का दूध पिलाना नहीं है, लेकिन अपनी माँ का तो दूध पिलाना ही है। साथ साथ में वो जैसे जैसे बड़ा हो जाए उसको हरी पत्ती के साथ नेचुरल डाइट पे उसको रख लेना चाहिए, तो ये फायदा हो सकता है। और जिनको कई सालों के बाद ये बीमारी आती है, उन लोगों के लिए इसमें फायदा ज्यादा मिलने की उम्मीद ज्यादा है एनडीएस करने से। तो छोटे महीनों के बाद जिसको बीमारी आती है, जन्म के साथ बीमारी लेके नहीं आए, उनके लिए एनडीएस अच्छा काम करने की उम्मीद हम रख सकते हैं। तो एनडीएस में तो कुछ है नहीं। छोटे बच्चे हैं तो उसको एनडीएस में उपवास की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो उसको खाने का समय ज्यादा देना पड़ता है और थोड़े थोड़े समय पे देता रहना पड़ता है। लेकिन जो बड़े हो चुके हैं, पुख्त हो चुके हैं, उन लोगों को खाने के समय को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। उन लोगों को एनिमा भी लेना पड़ेगा, हरी पत्ती खानी पड़ेगी, कच्चा खाना पड़ेगा, चबा चबा के खाना पड़ेगा। छोटे बच्चे हैं तो चबा के नहीं खाते हैं, तो उनको क्रश करके जूस के रूप में या डाइजेस्ट करने में दिक्कत ना आए, इसे फॉर्म में उसको खुराक देना पड़ेगा। तो ये उम्र के हिसाब से एनडीएस के नियमों में थोड़ा चेंजेस होता है, वो समझ लेना आवश्यक है। तो ये एनडीएस करने से मेरे हिसाब से फायदा जरूर मिलेगा, नुकसान का कोई जगह है ही नहीं। और फायदा मिलेगा तो उनकी जिंदगी, जो बीमार है उसकी जिंदगी अच्छी चल सकती है। एनडीएस के साथ हम बोलेंगे कि प्राणायाम भी करे, वो भी जरूरी है। हाँ, जो लोग पुख्त है उन लोगों को प्राणायाम करना चाहिए, हाँ, योग करना चाहिए। योग और प्राणायाम ये बहुत अद्भुत तरीका है, बहुत अद्भुत है। इससे डाइट के साथ योग प्राणायाम करोगे तो बेनिफिट तेजी से मिलेगा, और उसका बेनिफिट की जो क्वालिटी होगी वो बहुत बढ़िया तरीका का होगा। अच्छा आपको फायदा मिल सकता है। अकेले एनडीएस से फायदा धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन योग प्राणायाम के साथ करोगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा उसका मिलेगा। कई बार हम देखते हैं कि कई बीमारियों के पीछे रियल कारण हम ढूंढ नहीं पाते हैं, हमने देखा है। तो इसमें हम ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति के कर्म फल का सिद्धांत यह लागू होता है। जो जन्म लेने वाली व्यक्ति है, इसका कर्म उनको ऐसी पोजीशन में डाल सकता है, क्योंकि हमारी जो हिंदू संस्कृति है वो पुनर्जन्म में आस्था रखती है, श्रद्धा रखती है। और हम तो ये मानते ही है कि हमारे फैमिली में हमारे साथ जो जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही जुड़ते हैं। बिना कर्मों के हिसाब से कोई नहीं इकट्ठा होता है, तो ये भी तय है। तो पूर्व जन्म के कर्म कई बार बच्चों को ऐसी हाँ, ऐसी विचित्र बीमारी ला के दे देता है। तो गत जन्म में आपने जो कर्म किए थे, वो कर्म आपके नए जन्म में काफी इफेक्ट करते हैं। और उसकी पे कई बातें हमारे पुराणों में और धर्म की कथाओं में हमने सुने हैं, और ये रियल होते हैं। कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। लेकिन ये कर्म फल का ही सिद्धांत है, उसको हम कहीं मशीन से माप नहीं सकते हैं। साइंटिस्ट उसको प्रूव नहीं कर पाते हैं। इसके लिए उसको कई साइंटिस्ट नहीं मानते हैं और कई साइंटिस्ट उसको मानते भी है। ठीक है, तो कई घटना में ये ऐसा होता है। तो ये जो है वो हमारे लिए उसको हम कोई प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे अनुभव हमारे जीवन में आए हुए हैं जिससे हमको ये मानना आवश्यक लगता है। मैं खुद मानता हूं, नहीं मानता हूं ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने कई घटनाएं ऐसी देखी है। इन लोगों के बयान हमने ऐसे देखे सुने हैं कि वो आपको पुनर्जन्म को मानने के लिए मजबूर करे। ऐसी कई घटनाएं हमने खुद ने देखी है, सुनी है। इसीलिए मैं मानता हूं कि पुनर्जन्म ये सही है।
उसमें कर्म का सिद्धांत लागू होता ही है। हमारे साथ हमारे घर में जो पैदा होने वाले बच्चे होते हैं वो भी अपने फल लेके ही आते हैं और अपना काम करके जीवन पूरा करते हैं। तो ये गलत नहीं, और आपके जीवन में भी ऐसे कई लोग मिलते होंगे जिनकी बातों पे आपको ऐसा लगेगा कि पुनर्जन्म जैसा कुछ है। तो पुनर्जन्म ये एक सही बात है, किसी को मानना है नहीं माने, मैं उसके लिए फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन आपके घर में बच्चे तंदुरुस्त पैदा हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। और ये भी सही है कि हर प्राणी, हर जीव अपने हिसाब से अपना इलाका ढूंढ लेता है। आप आपके इलाके में गंदगी रखो तो ये भुंड जो होते हैं, डुक्कर जो होते हैं, वो ढूंढ के आ ही जाते हैं, क्योंकि उसको गंदगी ही पसंद है, वो आ जाएगी। अच्छा, आप हरा भरा बगीचा, गार्डन और हरी भरी हरियाली रखोगे आपके आसपास के इलाकों में, तो वहां मोर जैसे, पीकॉक जैसे अच्छे अच्छे पक्षियां जो अच्छे अच्छे आवाज निकालने वाले, वो भी आ जाएगी। तो हर जीव अपने एटमॉस्फेयर को अट्रैक्ट करता है, अपने जीवन के लिए अच्छा जो लगता है उसको अट्रैक्ट करता है। तो जैसे डुक्कर गंदगी को पसंद करके वो आ जाते हैं, मक्खी जो होती है, मक्खी आपके शरीर में कहाँ बैठती है, तो जहां गाव होता है वहीं बैठती है, दूसरी जगह, अच्छी जगह नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि उसका वो जीवन है, उसको तो गंदगी ही पसंद है, इसीलिए वो यही सही करता है। तो जब हमारा शरीर, जब पति पत्नी जब बच्चे पैदा करते हैं, तो जब बच्चे पैदा करने के टाइम, समय और उन टाइम के उनके विचारों को, जैसी विचार जैसी सोच रखोगे, ऐसे और जैसे वातावरण में आप बच्चा पैदा करोगे, आपके शरीर की शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती जैसी होगी, वैसे उनके लायक बच्चे आपके घर पे पैदा होंगे। वो ढूंढ लेते हैं। जब पुनर्जन्म होता है व्यक्ति का, तो वो ऐसा वातावरण ढूंढ के ही आता है। जो खराब है वो खराब वातावरण में ही पसंद करेगा, वहीं जाएगा। जैसे डुक्कर गंदगी पसंद करके आ जाता है, तो जो लोग के शरीर में गंदगी होगी, मन में गंदगी होगी, मन लोगों के साथ बस खराब ही वर्तन करने वाला है, झगड़ालू स्वभाव वाला है, या पूरे दिन लोगों का अहित के बारे में ही सोचता है, किसी को कैसे हैरान करूं मैं, ऐसा ही सोच करने वाले जब दो इकट्ठा होते हैं, और जो उस टाइम जब वो बच्चा पैदा करते हैं ना, तो उनके वहां वैसा ही व्यक्ति पैदा होता है उस टाइम। तो वो उनको, उनके जीवन में फिर वो वैसा ही उसको फल मिलेगा। तो ये सही बात है। तो आपको अच्छे बच्चे पैदा करने हैं, आपके घर अच्छे लोगों की अवतरण हो, अच्छे लोगों की, तो उसके लिए आपको छोटे छोटे नियम का ध्यान रखना चाहिए, जो मैं समझता हूं। एक है, पहले तो गोत्र में शादी मत करो। आप जिस गोत्र से रिलेटेड हो उसी गोत्र की लड़की मत लाइए, या उसी गोत्र में लड़की मत दीजिए। क्यों? क्योंकि अलग गोत्र से अच्छे बच्चे पैदा होते हैं, ये प्रूवन है। क्योंकि देखिए आप, पहले के जमाना में जितने राजा महाराजा थे, तो वो दूर दूर अच्छे गोत्र, दूसरे गोत्र को पसंद करते थे और शादी करते थे, वो अपने ही इलाके में नहीं करते थे। तो वो गोत्र भी इसमें काम आता है। आपको जितने इंटरकास्ट करोगे, इतना आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये भी सही है। दूसरा, पति पत्नी दोनों को योग और प्राणायाम करना चाहिए, अपने तन और मन दोनों को स्वच्छ रखना चाहिए। और प्राणायाम करने से आपकी इंद्रिया मन की राजा बन के रह जाती है, और तन मन दोनों स्वस्थ होते हैं,
तो आपके वहां पैदा होने वाले बच्चे चाहे पुनर्जन्म वाले होंगे तो भी वो अच्छे वाले ही आएंगे, खराब करने वाले आपके यहाँ नहीं आएंगे। जो खराब करने वाले तो मिलने वाले हैं, उनको वहां मिल जाएगा जगह। आपके वहां आपका अच्छा वातावरण होगा तो आपके वहां अच्छे स्वभाव वाले लोग आपके यहाँ पैदा होंगे। तीसरा, गर्भधान के समय पति पत्नी की शारीरिक के साथ मानसिक तंदुरुस्ती सही हो, वो बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ खुराक भी जितना सात्विक रहेगा वो भी अच्छा काम करेगा, वो भी इतना ही जरूरी है। हाँ, आप गर्भधान के बाद पूरा दिन टीवी ही देखते रहोगे, मोबाइल पे ही चिपके रहोगे और घर में छोटी छोटी बातों में झगड़ा करते रहोगे तो बच्चे का स्वभाव भी मोबाइल जैसा झगड़ारू और टीवी सीरियल जैसा ही आएगा। तो वो भी सही है। उसकी इफेक्ट जो 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 हमारे जीवन में हमारे साथ जो जो हम जो करते हैं उसकी इफेक्ट आती है आती है आती है। आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और आपने खराब कर्म किए हैं तो वो भी भुगतना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। आपको नहीं भुगतना पड़ेगा तो आपके बच्चों को भी वो भुगतना पड़ेगा। आप गलत खाओगे तो आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा, और उसके पीछे आपकी जिंदगी हैरान होने वाली है, दूसरे की होने वाली नहीं है। ठीक है। और गर्भधान के समय उसका समय, उसका स्थल और उसका वातावरण, एटमॉस्फेयर, पर्यावरण अच्छा होना चाहिए। घर में झगड़ा चलते हैं, मानसिक टेंशन है, बीमारी वाली शरीर है, दवाई खाते हो और आप बच्चे पैदा करोगे तो ऐसे दवाई खाने वाले ही पैदा होंगे। झगड़ा करते रहोगे तो झगड़ा करने वाले ही पैदा होंगे। तो ये सब अपना काम करते हैं, एक कर्म का फल है, और वो आप जितना इससे बच सको इतना बचना आपके हाथ में है। और आप आपके मन को अच्छा नहीं रख सकते, आपके शरीर को निरोगी नहीं रख सकते हो तो आपको बच्चा पैदा करने ही नहीं चाहिए। बच्चा पैदा ही नहीं करो तो आप गलत कर्म में फंसोगे ही नहीं, क्योंकि आपने गलत करके गलत बच्चे पैदा किए, आपके बच्चों को ट्रीटमेंट अच्छी नहीं दी और वो भी गलत काम करेंगे उसके अंदर, समाज में गलत काम करेंगे तो उसका भी पाप आपको भुगतना पड़ेगा। उसका थोड़ा हिस्सा तो आपको मिलने वाला ही है। बाप की मिलकर बच्चे को मिलती है, लेकिन बच्चों के कर्म का फल बाप को भी मिलता है। ये रिवर्स गाड़ी भी चलती है, याद रखना है आपको। ठीक है। तो ये कर्म का सिद्धांत किसी को नहीं छोड़ता है, ये ध्यान रखना है। काम की बातों में पंछियों से कुछ सीखो। वो अपने बच्चे को खुद ही जीवन जीने की तालीम देते हैं। एक सुगड़ी होती है तो अपने बच्चे को माला कैसे बनाना है, घोंसला कैसे तैयार करना है उसको रहने का, वो खुद ही उनको सिखा देते हैं। वो दूसरे के ऊपर आधार नहीं रखते, वो दूसरे के पास अपने बच्चे को ट्रेनिंग के लिए कहीं नहीं भेजते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है, कि अपने बच्चे को दूसरे के पास भेज देता है, फिर अच्छे की उम्मीद रखता है। तो जिंदगी की सही तालीम माँ बाप के अलावा दूसरा कोई नहीं दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। आपके सोच, आपके विचार, आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपका खान पान, वही आपके बच्चे को असली तालीम देते हैं। आप दिन में कहीं गलत करके आ गए और वो गलत कर्म आप आपके बच्चों को सुनाते हो और उसका गर्व लोगे तो आपके बच्चे भी आपसे भी बड़े बड़े गलत काम करेंगे और वो भी अपने गलत कर्मों का गर्व लेता मिलेगा। तो मजबूरी में कहीं आपने कुछ गलत कर दिया है तो वो गलत कर्म आपके बच्चे को कभी मत सुनाइए, कभी मत सुनाइए, नहीं तो आपके बच्चे आपसे भी गए गुजरे पैदा बन जाएंगे। तो ये ध्यान रखें। तो उनके कर्मों का फल आपको नहीं भुगतना पड़े, इसके लिए बच्चे को अच्छे संस्कार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, कैसे किसके साथ कैसी बात करनी है, ये सब आप ट्रेनिंग दे दीजिए। बच्चे को खुद को कैसी पढ़ाई करनी है, ये भी बताइए कि भाई खुद ही पढ़ो। आप ट्यूशन जाओ
और शिक्षक के ऊपर डिपेंड रह के अच्छे मार्क्स लाओ, वो नहीं है। आप स्कूल में ही अच्छा पढ़ के आओ, घर आके मेहनत करो, खुद ही पढ़ाई करो, तभी आप दूसरे को डिपेंड रहोगे, तो फिर वो जिंदगी भर दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगी। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। तो बच्चे को सही खान पान से लेके सही वाणी व्यवहार सब सिखाना माँ बाप की जिम्मेदारी है। और जो ये नहीं कर सकते हैं उन लोगों को तो बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए। और बच्चा पैदा करोगे तो वो उनका बच्चा जो कर्म करेगा उसका फल आपको भी भुगतना पड़ेगा, ये पक्का है, उसमें कोई नहीं छूट सकता है। तो योगाहार में हम आहार के इंजीनियरिंग के साथ साथ जीवन का इंजीनियरिंग भी सिखाते हैं। हाँ? कुदरत के नियमों को उजागर करने की बातें करते हैं। तो ये शरीर के साथ मन को भी आपको अच्छा रखने के लिए आपके शरीर की सफाई करते रहो, मन की सफाई करते रहो, सही खुराक देते रहिए और सावधानी रखिए, तो जीवन में समस्याएं कम आएगी। ये पूरा योगाहार को समझने का पूरा चार्ट है। ये चार्ट में एक एक टॉपिक हमने अद्भुत तरीके से इकट्ठा किया है और सारे टॉपिक को डिटेल में आपको समझना है। तो आपको ये सारा चित्र के एक एक मुद्दे को समझने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट है योगाहार का पूरा कोर्स नाम का। ये पूरे कोर्स के सारे वीडियो एक एक करके आप देख लीजिए। लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, इससे आपको लिंक मिल जाएगी और हमारी काम की बातें आपको अच्छी तरह आप समझ पाओगे। जब तक आपको कोई बात का समझ नहीं पड़ेगा तब तक आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझन बहुत जरूरी है, समझ लेना आवश्यक है। ठीक है, हमारा अहमदाबाद में और गांधीनगर गुजरात में 2 जगह सेंटर है। वहां एनडीएस के ऊपर योगाहार का पूरा फ्री मार्गदर्शन दिया जाता है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। हमारी ई बुक अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे, जो लोग विदेश में है वो ई बुक पढ़ सकते हैं। और फूड विथ लाइफ की योगाहार नाम की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, जहां आपको अच्छी रेसिपी मिल जाएगी रॉ फूड की। और आप कुछ कहीं प्रिंट करवाते हैं, आपके बिजनेस कार्ड छपवाते हैं, तो इसके अंदर एक छोटा सा मैसेज आप प्रिंट करवाइए, जिससे लोगों का भला हो जाएगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ दोबारा मिलेंगे। मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो आप ये मेरी बातें लोगों को सुन सके, समझे, इसके लिए उसको शेयर करना मत भूलिए। आप कम से कम चैरिटी के नाम पे भी इतना काम तो कर सकते हो। तो कल दोबारा मिलेंगे, तब तक नमस्कार।